आप सभी का अभिनंदन। भूगोल कक्षा 12 के अध्याय 1 के दूसरे पार्ट का हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल, प्रकृति व विशेष क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले पार्ट में हमने मानव भूगोल के अर्थ और उसकी प्रकृति पर विशेष रूप से बात की थी। इस भाग में हम मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को विशेष रूप से देख रहे हैं। हम जानते हैं मानव शुरू से ही प्रकृति के साथ जिया है और वह प्रकृति प्रेमी रहा है। मानव और प्रकृति के संबंधों को हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्य और जीवन की मान्यताएं, उनके पारस्परिक संबंध आदि को हम मानव समाज की उन्नति के उद्देश्य से पढ़ते हैं। हंटिंगटन, जो कि भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन को दो मुख्य क्षेत्रों में बांटा है और वे हैं भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। निश्चित रूप से मानव से जुड़ा हुआ भूगोल है और इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। हम इसकी क्षेत्र की व्यापकता को 6 मुख्य भागों में बांट कर देखते हैं। उसमें से पहला है जनसंख्या और उसकी क्षमता, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, फिर हम लेते हैं सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन और दूसरे प्रदेशों के साथ संबंधों को हम मानव भूगोल के अंतर्गत विशेष रूप से पढ़ते हैं। आइए बिंदुवार हम इनको देखते हैं। बात करें जनसंख्या की तो हम जानते हैं जनसंख्या अर्थात मानव या मानव का समूह, और इस जनसंख्या के वितरण का प्रारूप कैसा है, जनसमूह, प्रवास, अधिवास और उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना, इन सब का अध्ययन इस मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अन्य पहलू पर विचार करें, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जो हैं, जैसे भूमि, जल, वन, खनिज आदि का अध्ययन हम करते हैं और मानवीय क्रियाकलापों का इन तत्वों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। तीसरे पॉइंट पे बात करें तो सांस्कृतिक वातावरण आता है इसके अंतर्गत। इसमें सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और उस सांस्कृतिक वातावरण में जीता है और इस सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं, मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि के बारे में पढ़ते हैं हम इस अध्याय में, इस विषय में। फिर बात करते हैं हम कालिक अनुक्रम की। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध है वो स्थिर नहीं है, ये क्रियात्मक हैं, गत्यात्मक हैं और जैसे जैसे मानव है वो सांस्कृतिक विकास करता जाता है, वैसे वैसे ये संबंध भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं, गत्यात्मक होते हैं और लोचपूर्ण अर्थात लचीले होते जाते हैं। फिर बात करते हैं हम समायोजन व प्रादेशिक संगठन की। भूगोलवेत्ता सिर्फ यही नहीं देखता कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, वह यह भी देखता है कि उनका वितरण इस विशेष रूप से क्यों हुआ है, विशेष ढंग से होने के क्या कारण हैं। अर्थात कहीं सघन आबादी, कहीं विरल आबादी, कहीं प्राकृतिक वातावरण, उच्चावच आदि सभी चीजों को हम मानव के संदर्भ में पढ़ते हैं और इन संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग, उनका संरक्षण आदि भी हम इस मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम इसी बिंदु के अंतर्गत जो दूसरा पक्ष है समायोजन व प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत ही, उसमें हम न सिर्फ भूतकाल और वर्तमान की बात करते हैं, इसमें हम भविष्य को भी लेते हैं। अर्थात भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन भी हम इस विषय के अंतर्गत कर लेते हैं। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति भी असंतुलित होती जाती है, तो वो भविष्य के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है। अतः वातावरण नियोजन भी इस मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र बनता है।
फिर बात करते हैं हम अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, उसके पृथ्वी पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध भी होते हैं और इन संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के विकास के इतिहास पर हम एक नज़र डालते हैं। मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं और मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक कंटिन्यूटी भी पाई जाती है, सातत्य जिसे हम कहते हैं। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाली उपागम अर्थात विधियों में भी परिवर्तन आया है और यह विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात यह स्थिर विषय नहीं होकर गतिशील विषय है। मानव भूगोल के विकास को भी हम 3 युगों में मुख्य रूप से बांट कर देखते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया बहुत ही न्यून थी। उस समय एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते थे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से संपर्क कम था। लेकिन उस समय तकनीकी विकास नहीं होने के कारण यह सब कुछ था। तकनीकी विकास का स्तर बहुत नीचा था, चारों तरफ प्राकृतिक और वातावरण की छाप थी। निश्चित रूप से प्रकृति बहुत ही सुंदर और सुरम्य थी। प्राचीन काल में भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की प्राचीन सभ्यताएं, जैसा कि हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि ये सभ्यताएं बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं और इन लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को माना। हमारे भारत की बात करें तो सबसे पुराने ग्रंथ वेद और इन वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी, अर्थात प्रकृति को देवीय रूप दिया गया था। यूनान और वहां की बात करें तो यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमांडर ने वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया और अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों के मानव को तो बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त और चिंतनशील बताया। हिकेटियस, जो कि विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भूगोल को व्यवस्थित रूप से जमाने का प्रयास पहली बार किया था। स्ट्रेबो और उसके समकालीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मानव और उसकी प्रगति के स्तर पर भूपारिस्थितिकी स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। मध्यकाल की बात करें तो इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताएं और अन्वेषण बढ़ने लगे थे, तकनीकी ज्ञान बढ़ने लगा और इन सब के कारण लोगों के दूसरे लोगों के जो मिथक थे वो दूर होने लगे। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के रहस्य खुलने लगे, एक दूसरे को जानने लगे। क्योंकि हम अब तक पृथ्वी पर चलते चलते पानी में भी चलना सीख गए थे। साथ ही हमने इतिहास में ये भी पढ़ा है, उपनिवेशीकरण और व्यापारिक कारणों से यूरोपीय लोग ने विशेष रूप से अन्य महाद्वीपों की तरफ प्रस्थान कर गए, तो उस वजह से भी नए क्षेत्रों की खोजें हुई, अन्वेषण हुआ और विश्व का ज्ञान बढ़ा। मध्यकाल में ही बात करें तो अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण यह विशेष रूप से जोरों पर रहा और प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन करते हैं। एक मत यह भी है कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई और पृथ्वी के भाग हैं तथा प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप में समझने में सहायता करती है। निश्चित रूप से सभी प्रदेशों को हम अलग अलग विषय क्षेत्र के रूप में अध्ययन करके पूरी पृथ्वी को समझ सकते हैं। इस काल की शुरुआत आधुनिक काल के बाद हम कर रहे हैं। इस काल में शुरुआतकर्ता जो हैं वो है जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल, रिश्तोफेन, रेडजेल आदि। और फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ इस काल में, आधुनिक काल में। रेडजेल, विडाल डी ला ब्लाश, ब्रून्स, डी मार्टोन,
डिमांजिया, फेब्रे आदि ने मानव भूगोल के बारे में काफी पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास होने लगा और अमेरिका में जो आधुनिक काल के विकास के जो भूगोलवेत्ता थे उनमें एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सॉवर, ग्रिफिथ टेलर आदि थे। उसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन में जो मानव भूगोल का विकास करने वाले लोग हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लूअर आदि। आधुनिक काल को आगे बढ़ाते हैं और 20वीं सदी तक लाते हैं, तो उसमें 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ और फ्रेडरिक ड्रेडजेल, जिन्हें कि हम आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक भी कहते हैं, उन्होंने मानव और धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर विशेष रूप से जोर दिया और इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नीतिवादी, संभववादी, नवनीतिवादी आदि विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया जाने लगा। नीतिवाद में प्रकृति और संभववाद में मानव, इसमें को अधिक प्रभावी माना गया, अर्थात नीतिवाद में प्रकृति मुख्य थी और संभववाद में मानव। फिर बात करते हैं 1930 के दशक तक की। उस समय मानव भूगोल का विभाजन दो भागों में हो चुका था, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में। और उसके पश्चात जैसे जैसे सब्जेक्ट की डिमांड बढ़ी, विशेषीकरण की मांग बढ़ी, उसकी विशेषीकरण की मांग की प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की आगे और उपशाखाएं बनने लगी, जैसे राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि। विश्व युद्धों के दौरान अगर हम बात करें तो उस मध्य की अवधि में क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में मानव भूगोल की विषय वस्तु में स्थानिक संगठन, उपागम द्वारा विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान की गई। 1970 के बाद मानव भूगोल को हम देखते हैं तो उस समय मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के चलते 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराएं पैदा हुई, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसमें आचरण परक विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है वो आर्थिक क्रिया करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र पर भी आधारित होते हैं, अर्थात उसका आचरण भी निश्चित रूप से महत्व रखता है। उसके मानव कल्याण परक विचारधारा में बात करें तो उस संबंध में लोगों का सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है, अर्थात सिर्फ प्रकृति के साथ संबंध ही नहीं, इसमें सामाजिक कल्याण को भी महत्व दिया गया और उस सामाजिक कल्याण में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि पक्षों को मानव भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। क्रांतिकारी विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन, असामाजिक असमानता आदि के लिए मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया और ये भी मानव भूगोल के एक अंग बने, पार्ट बने। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास को माना गया। बात करें 21वीं सदी तक तो 21वीं सदी के आरंभ में नवनीतिवाद के अनुसार दोनों तत्व अर्थात प्रकृति और मानव, इनके पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर विशेष रूप से जोर दिया गया और यह विचारधारा जो है नवनीतिवाद विचारधारा, उसे रुको व जाओ के नाम से भी हम जानते हैं। इस नवनीतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील भी रहा और समय के साथ साथ इसका महत्व, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता और अन्य विषयों के साथ संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। आज भूगोल की महत्वपूर्ण इस शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है और इसका महत्व भी निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है। आपने इस पाठ को देखा, पढ़ा, इस पाठ के पहले भाग को देखने के लिए और अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप उमंग पंड्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हर बार की तरह बांटिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।